गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। आज का प्रैक्टिस सेट डिफेंस से संबंधित है दोस्तों। इसके अलावा अन्य एग्ज़ाम्स वाले स्टूडेंट भी इस पेपर सेट को लगा सकते हैं, उनको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है इस पेपर सेट से। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज हमारा, सोरा किस देश की संसद का नाम है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है अफ़गानिस्तान। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की संसद को सोरा कहते हैं। अब देखिए, पाकिस्तान की संसद को कहते हैं नेशनल असेंबली, नेपाल की संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत और चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अब हमारा, कपिलवस्तु लुम्बिनी में निम्नलिखित में से किसका जन्म हुआ था? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है महावीर स्वामी, ऑप्शन बी है आपका ऋषभ देव, ऑप्शन सी है गौतम बुद्ध, ऑप्शन डी है पार्श्वनाथ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कपिलवस्तु लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब देखिए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए और संस्थापक हुए। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए जैन धर्म के। अब देखिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है पाणिनि, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है कल्हण, ऑप्शन डी है बाणभट्ट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कल्हण। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्हण है। अब देखिए, पाणिनि ने क्या लिखा? तो अष्टाध्यायी, जिसमें संस्कृत का व्याकरण लिखा गया है। व्याकरण के ऊपर लिखी गई पहली पुस्तक है। कालिदास ने मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, कुमार संभव, ये पुस्तकें कालिदास ने लिखी है। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादम्बरी लिखी है। ये चारों लेखक की पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। कई बार एग्जाम्स में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा, ISI किस देश की गुप्तचर संस्था का नाम है? ISI किस देश की गुप्तचर संस्था का नाम है दोस्तों? तो ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है रूस। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पाकिस्तान की गुप्तचर संस्था है ISI, इजराइल की नौसाद है और USA की है भैया FBI और CIA, और रूस की है रूस की है KGB, ठीक है, रूस की क्या है? KGB। इसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 30 वर्ष, ऑप्शन सी है 35 वर्ष, ऑप्शन डी है 40 वर्ष। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार जो होता है उसके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है। 35 वर्ष की उम्र में कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष और राज्यसभा सदस्य के लिए आयु होती है 30 वर्ष और राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष आयु होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा, नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार किस पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है मदर टेरेसा, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू और ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। अब देखिए, इसका सही आंसर है दोस्तों मदर टेरेसा को पहली बार शांति का नोबेल दिया गया था। इंदिरा गांधी को भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला है और सरोजिनी नायडू भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी, उत्तर प्रदेश की। इसके बाद देखिए, आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगला प्रश्न है अब हमारा दोस्तों, ईसा मसीह का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है बेथलेहम रूस, ऑप्शन बी है वेटिकन सिटी, ऑप्शन सी है कुस्तुनतुनिया, ऑप्शन डी है आपका रोम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बेथलेहम, जेरूसलम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसके बाद देखिए, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन है?
ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी और ऑप्शन डी है मनमोहन सिंह। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी। स्वतंत्र भारत में जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री कौन हुए? तो नरेंद्र मोदी हुए। अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री हुए, अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए पूर्ण रूप से, और यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री। इसके बाद देखिए जो आपके मनमोहन सिंह है पहले देश के पहले सिख प्रधानमंत्री हुए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा, नासिक किस नदी के तट पर बसा हुआ शहर है? नासिक किस नदी के तट पर बसा हुआ है? इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है कृष्णा, ऑप्शन सी है वर्धा और ऑप्शन डी है गोदावरी। तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ शहर है नासिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पष्ट नहीं करता? स्पष्ट नहीं, वो स्पर्श नहीं करता, ये है वहाँ पर। तो इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है त्रिपुरा, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो देखिए इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मणिपुर जो राज्य है हमारा बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। बाकी तीनों राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। मेघालय भी स्पर्श करता है, असम भी करता है, त्रिपुरा भी करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा, 5 नदियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? क्या प्रश्न है हमारा? 5 नदियों की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका सही आंसर है दोस्तों पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न है अब हमारा, स्वदेश में ही देश की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? मतलब स्वदेश में बनाई गई देश की पहली परमाणु पनडुब्बी का नाम बताना है आपको। क्या है? ऑप्शन ए INS चक्र, ऑप्शन बी है INS कावेरी, ऑप्शन सी है INS अरिहंत, ऑप्शन डी है INS सिंधु रक्षक। अब देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी INS अरिहंत। ऑप्शन सी सही है यहाँ पर। INS अरिहंत देश की पहली परमाणु पनडुब्बी है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप और अमीनी द्वीप, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप और मालदीव, ऑप्शन डी है लक्षद्वीप और अंडमान द्वीप और कोको द्वीप। तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। लक्षद्वीप और अमीनी द्वीप को 11 डिग्री चैनल अलग करता है। लक्षद्वीप और मालदीव को 8 डिग्री चैनल अलग करता है। इसके बाद देखिए अंडमान और कोको द्वीप को कोको स्टेट अलग करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों अब हमारा, वीरभूमि निम्नलिखित में से किसकी समाधि स्थल है? वीरभूमि निम्नलिखित में से किसकी समाधि स्थल है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है राजीव गांधी, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, वीरभूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल को कहते हैं, महात्मा गांधी की समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं, इंदिरा गांधी की समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल को शांति वन कहते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है सिकंदरा और ऑप्शन डी है आगरा लाहौर। तो भैया इसका सही आंसर है दोस्तों सिकंदरा में। कहाँ पर हो? अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा, रणजी ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है क्रिकेट, ऑप्शन सी है बैडमिंटन, ऑप्शन डी है टेबल टेनिस। तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रणजी। अब देखिए हॉकी की मतलब जो खेल से संबंधित हैं ट्रॉफियाँ, इसके लिए मैंने पोयम के माध्यम से सारी ट्रॉफियाँ आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं।
अब देखिए जैसे क्रिकेट की पोयम निकालना है, तो क्रिकेट की पोयम के लिए एक पोयम है हमारी, झांसी की रानी अपने देवर दिलीप रोहिंटन बारिया जी के साथ नया घोड़ा लेकर ईरान रण में क्रिकेट खेलने गई। तो इससे आपकी सारी ट्रॉफियाँ निकाल सकते हो आप आसानी से क्रिकेट की। इसी प्रकार से सभी खेलों की ट्रॉफियों के ऊपर पोयम बनाई गई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है अब हमारा, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी है अरब सागर, ऑप्शन डी है अंटार्कटिक सागर। तो भैया इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो भैया ऑप्शन ए है नेफ्ताली बेनेट, ऑप्शन बी है बेंजामिन नेतन्याहू, ऑप्शन सी है जो बाइडन और ऑप्शन डी है एंजेला मार्केल। अब देखिए भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नेफ्ताली बेनेट इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने। बेंजामिन नेतन्याहू ये इनके पहले प्रधानमंत्री थे इजराइल के। जो वार्डन, ये वार्डन गलत लिखा है, जो बाइडन होना चाहिए यहाँ पर, तो जो बाइडन है ये आपके यूएसए के राष्ट्रपति है वर्तमान में। अगला प्रश्न है अब हमारा, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? क्या प्रश्न है हमारा, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, और इसे विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है अब हमारा, ओपेक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है जेनेवा, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है वाशिंगटन डीसी और ऑप्शन डी है वियना ऑस्ट्रिया। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी वियना ऑस्ट्रिया में ओपेक का मुख्यालय। ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेट्रोलियम के लिए काम करता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, विश्व के प्रमुख पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन है और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है एसिटिलीन, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन गैस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए एसिटिलीन गैस का उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है अब हमारा, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? द्रव अवस्था में पाया जाने वाला अधातु तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है सिलिकॉन और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ब्रोमीन अधातु तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, पारा धातु तत्व है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक पानी से भरे गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड रखा जाता है, पोस्ट कार्ड के ऊपर एक सिक्का रखा जाता है और पोस्ट कार्ड को जोर से झटका देने पर सिक्का पानी में गिरता है। सिक्के का पानी में गिरना कौन सा नियम है? देखिए इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है गति का पहला नियम, ऑप्शन बी है गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी है गति का तीसरा नियम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गति का पहला नियम। जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो तब तक स्थिर अवस्था में बनी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, और कोई वस्तु गतिशील अवस्था में तो तब तक गतिशील अवस्था में बनी रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इस प्रकार से गति का पहला नियम है यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रकाश की सबसे अधिक गति निम्नलिखित में से किस में होती है? ऑप्शन ए है द्रव में, ऑप्शन बी है ठोस, ऑप्शन बी है गैस, ऑप्शन सी है ठोस और ऑप्शन डी है निर्वात। देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश की सर्वाधिक चाल निर्वात में होती है और ध्वनि की सर्वाधिक चाल ठोस में होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अब हमारा, थर्मामीटर में कौन सी गैस भरी हुई होती है? यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है दोस्तों, गैस नहीं है, थर्मामीटर में कौन सा तत्व भरा होता है ये प्रश्न है वहाँ पर। तो ऑप्शन ए है आपका लिथियम, ऑप्शन बी है पारा,
ऑप्शन सी है ब्रोमियम और ऑप्शन डी है सोडियम। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, थर्मामीटर में पारा भरा हुआ होता है। अगला प्रश्न है अब हमारा, कोशिका की आत्महत्या की थैली निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी है लाइसोसोम और ऑप्शन डी है प्लीहा। तो भैया इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं और अस्थि मज्जा बोन मेरो लार ग्रंथि को कंट्रोल करता है, प्लीहा आरबीसी की कब्र है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है अब हमारा, सेव फल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग खाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है मध्य फल भित्ति, ऑप्शन बी है पुष्पासन, ऑप्शन सी है भ्रूणपोष, ऑप्शन डी है एरिल। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सेव फल का पुष्पासन खाया जाता है। ठीक है, मध्य फल भित्ति आम का खाया जाता है, भ्रूणपोष हम अनाजों का खाते हैं, गेहूँ चना नारियल हो गया, एरिल लीची का खाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी सर्वाधिक समय तक जीवित रहता है? ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है ब्लू व्हेल, ऑप्शन सी है कछुआ और ऑप्शन डी है बाघ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कछुआ, ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर कछुआ 300 वर्षों तक जीता है, सर्वाधिक समय तक जीवित रहने वाला प्राणी है। अगला प्रश्न है अब हमारा, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है? क्या प्रश्न है? रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है? ऑप्शन ए है विटामिन सी, ऑप्शन बी है आपका विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन डी और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन सी की कमी से एस्कार्बिक रोग होता है और विटामिन बी से इसकी पूरी सीरीज़ है, तो विटामिन B1 से बेरी होता है और बाकी विटामिन से अलग अलग रोग होते हैं। तो इसके लिए भी एक अलग वीडियो बना चुका हूँ मैं विटामिन के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद देखिए विटामिन डी की बात करें तो इससे रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है। अगला प्रश्न है अब हमारा, शुष्क बर्फ का सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए शुष्क बर्फ, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है D2O, ऑप्शन बी है CO2 और ऑप्शन सी है आपका N2O और ऑप्शन डी है H2O। तो दोस्तों इसका सही आंसर है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहते हैं और इसका सूत्र है CO2। दोस्तों ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।